मार्स की आबादकारी के लिए पानी की ज़रूरत बहुत अहम है और पानी लाने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेगी। रेत को नैनो पार्टिकल्स में बदला जाएगा और उससे हीट को ट्रैप किया जाएगा, जिससे बर्फ़ पानी में बदलना शुरू हो जाएगी। एक और टेक्नोलॉजी में हम सिलिका एरोजेल का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी बड़ी इमारतें और स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे लेवल पर तो मार्स को बदल सकते हैं, लेकिन मार्स को बहुत बड़े लेवल पर बदलने के लिए हमें बड़े मंसूबों की ज़रूरत है और बड़े रिसोर्सेज की भी। मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे मंसूबे की तरफ जिसमें हम मार्स को पानी ना सिर्फ बाहर से दे सकेंगे, बल्कि मार्स की अपनी भी पानी की कमी को दूर कर सकेंगे। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक मार्स पर पानी बहुत ही कम मौजूद है और उसकी सतह पर लिक्विड पानी तो मौजूद ही नहीं है। पानी गया कहाँ? साइंसदानों का ये ख्याल है कि दो ही जगह हैं जहां पानी जा सकता है, या तो वो हवा में एवेपोरेट हो गया है या वो ज़मीन के अंदर चला गया है। और क्योंकि मार्स की एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब तक हम मार्स की एटमॉस्फेयर को बनाएंगे तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होगा, इसलिए हमें कोई रेडिकल किस्म का आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। इस आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन को हासिल करने के लिए हम ये सोचते हैं कि ज़मीन पर पानी कैसे आया था। आज हम ये जानते हैं कि ज़मीन पर पानी मुख्तलिफ किस्म के एस्ट्रॉयड से आया था, जो कि आउटर स्पेस से आकर ज़मीन पर टकराए थे। और इन एस्ट्रॉयड्स में पानी मौजूद था जो कि ज़मीन की तरफ आया और ज़मीन में पानी हमें आज मुहैया है। क्या हम इसी किस्म के एस्ट्रॉयड अपने सोलर सिस्टम में नहीं ढूंढ सकते? और अगर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे एस्ट्रॉयड मौजूद हैं तो क्या उन्हें मार्स से टकराया नहीं जा सकता? मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सी टाइप एस्ट्रॉयड्स। ये एक खास किस्म के एस्ट्रॉयड्स होते हैं जिनमें पानी मौजूद होता है। गोया कि इनमें कार्बोनेशियस एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे एस्ट्रॉयड हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद हैं। लेकिन काइपर बेल्ट में जब हम सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जाते हैं, आउटर स्पेस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे एस्ट्रॉयड मौजूद हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा वाज़ेह हमें मिकदार मिलती है। एस्ट्रॉयड तीन किस्म के होते हैं, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप कार्बोनेशियस और इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। एस टाइप में सिलिकेट होते हैं और एम टाइप में आयरन और मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स होती हैं, निकल होती हैं। जब हम एस्ट्रॉयड्स की बात करते हैं तो बहुत से ख्यालात हमारे जहन में आते हैं और बहुत से नाम भी हमारे जहन में आते हैं जो कि मार्स से टकराए जा सकते हैं। मसलन सीरीज़ और वेस्टा हमारे सामने मौजूद हैं। इनके साइज़ में आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इनको अपनी जगह से मूव करा के मार्स पर टकरा सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ अरसे पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिन्हें डार्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें हमने एक स्पेस रॉक को दूसरी स्पेस रॉक के साथ कोलाइड कराया है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी तो हम बेहतर करते जा रहे हैं, लेकिन हम इस किस्म के एस्ट्रॉयड को डायरेक्शन में, एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करके मार्स से टकरा सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि मार्स से अगर एक एस्ट्रॉयड को टकराना है तो किस जगह टकराना है? मैं आपको यहाँ पर मार्स का एक नक्शा दिखा रहा हूँ और इसमें एक नीले रंग का आपको सर्कल नज़र आ रहा है। ये वो जगह है जो मार्स पर बहुत ज़्यादा गहरी है, डिप्रेशन है। और इसकी वजह यह है कि बहुत अरसे पहले यहाँ पर आकर एक स्पेस रॉक लगी और उसका खड्डा जो है, उसका क्रेटर यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इस जगह को हेलिस प्लेनिशिया कहते हैं। हेलिस प्लेनिशिया वो जगह है जहाँ पर हम या साइंसदान एस्ट्रॉयड को टकराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ये जगह है, इस पर आकर हम एस्ट्रॉयड को टकराएं ताकि ये खड्डा जो है ये पानी से भर जाए। और जब इतना बड़ा पानी का ज़ख़ीरा हमारे पास होगा तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होगी। तो रेसिपी क्या है, एल्गोरिदम क्या है फ्यूचर का? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है एक ऐसे एस्ट्रॉयड जिसकी केमिस्ट्री ठीक हो, उसमें सिर्फ पानी ना हो, बल्कि अगर उसमें ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि ज़िंदगी के लिए चाहिए, ज़िंदगी को फ़ायदा देते हैं, तो हमें सबसे पहले बड़े केयरफुली उन एस्ट्रॉयड का इंतखाब करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उनके साथ इंजन लगाने होंगे और उन्हें मूव करना होगा। उनकी मूवमेंट, उनको एक रॉकेट की तरह हमें ज़मीन की तरफ लाना होगा, उनको नेविगेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, नेविगेशन के लिए अगर काइपर बेल्ट से आ रहा है तो, अगर करीब से आ रहा है तो 23 साल, और अगर काइपर बेल्ट से आ रहा है तो 23 से तकरीबन 69 ईयर्स लग सकते हैं नासा के मुताबिक इस एस्ट्रॉयड को मार्स पर लाने के लिए।
लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता जाऊँ कि सिर्फ एक एस्टेरॉयड की बात नहीं हो रही, हमें बहुत से एस्टेरॉयड बरसाने पड़ेंगे, लेकिन ये बड़े एस्टेरॉयड की बात हो रही है जो कि हमें कुइपर बेल्ट से लाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत से एस्टेरॉयड आएंगे, क्योंकि ज़मीन पर भी बहुत से एस्टेरॉयड आके लगे थे तो पानी आया था, और जैसे ही आकर लगेगा तो बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होगा और उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू होगी। और वॉल्केनिक एक्टिविटी में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस और एशेज़ जो है वो एमिट होती हैं और एटमॉस्फेयर बनना शुरू होगी। मार्स की एटमॉस्फेयर आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने कुइपर बेल्ट तक जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अभी कई सालों की अगर ज़मीन पर जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाए, उससे भी ज़्यादा ये एनर्जी है जो कि हमें चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, जिस तरीके से फ्यूजन रिएक्टर होता है जिस पर आजकल बहुत बात हो रही है, फ्यूजन रिएक्टर एक किस्म का थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है, तो हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करें, उसके इंजन्स का इस्तेमाल करें, और फिर हम ये काम बड़ी जल्दी कर सकते हैं और हमें एनर्जी का वो प्रोफाइल भी मिल सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और साइंसदान की तरफ जिनका नाम है लेज़िग ज़िचोव्स्की। नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेज़िग साहब जो हैं उन्होंने एक पेपर अभी पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा है लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 2025 में, मई में, 1 मई को ये पेपर पढ़ा गया, इतना रीसेंट पेपर है। और ये प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स ऑफ पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के, और इन्होंने कहा कि मार्स पर हमें सिंथेटिक लाइफ और ऐसी लाइफ लेकर जानी पड़ेगी ज़मीन से जो कि हार्श वेदर में ज़िंदा रह सके। और क्योंकि वहाँ पर पानी की हम बात कर रहे हैं और पानी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन है, जब पानी हमें कुछ मिल जाएगा तो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत है। इसलिए जब तक हम ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे तो हम पूरे तरीके से मार्स को आबाद नहीं कर सकेंगे। तो अब अगला चैप्टर जो आ रहा है वो ये कि हमने ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करनी है, और उसके लिए उनका ये ख्याल है कि हमें ज़मीन से सिंथेटिक लाइफ या इंजीनियर्ड लाइफ लेकर जानी पड़ेगी। आपका सवाल ये होगा कि ज़मीन की लाइफ ही क्यों नहीं हम उधर लेके जा सकते? उसकी वजह यह है कि ज़मीन की जो कंडीशंस हैं और मार्स की जो कंडीशंस हैं उनमें बहुत फ़र्क है। इसलिए ज़मीन पर जो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ज़िंदा रह सकते हैं, उनको भी हमें चेंज कर उनको भी बायो इंजीनियरिंग करके हमें मार्स पर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो छोटे साइज़ के होते हैं, ईज़िली हम लेके जा सकते हैं रॉकेट्स के ज़रिए। उनकी रिप्रोडक्शन बड़ी फास्ट होती है और मेटाबॉलिक वर्सटैलिटी होती है। तो ये वो तीनों फ़ायदे हैं जो कि नासा ने अपने रिसर्च पेपर्स में लिखे हैं, और उन्होंने ये बताया कि वो बहुत से जो माइक्रोब्स हैं उनको इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनमें किस किस्म के माइक्रोब्स हैं? पहले हैं ऑक्सीजन बनाने वाले माइक्रोब्स, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हम तारीख से भी जानते हैं कि ज़मीन पर भी जो हमारे पास ग्रीन और ब्लू एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया, ज़मीन पर भी इन्होंने ही ऑक्सीजन की शुरुआत की थी। और उसकी वजह ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ज़मीन पर जो ज़्यादातर ऑक्सीजन है वो समंदरों से आती है। और माजी में साइनोबैक्टीरिया का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, तो साइनोबैक्टीरिया को इंजीनियर किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमने ज़मीन को ज़रखेज़ भी बनाना है, क्योंकि उसमें पौधे भी उगाने हैं, तो उसके लिए भी हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसे इंजीनियर कर रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले सके और ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके जो कि पौधे इस्तेमाल करते हैं, और वो है अमोनिया। तो अमोनिया में कन्वर्ट करके वो पौधों को दे सके। तो हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ऐसे बैक्टीरियाज पर भी काम कर रहे हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इंडिया में भी ये रिसर्च हो रही है और उसके अलावा अमेरिका में भी हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज का नाम दिखा रहा हूँ जो कि जब प्रेसिपिटेट करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, और इसके ज़रिए हम बायोसीमेंट बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि सपोज़ आप रेत लें, सॉइल लें, और हम सॉइल रेगुलर मार्स से ऐसी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं जिसमें टोटल मार्स की तरह की चीज़ें हम बनाते हैं और वही माहौल हम मुहैया करते हैं। तो मार्स की तरह की मिट्टी बनाई जाती है उस कंपोजिशन की, और उसके बाद उसे एक हॉल में भर दिया जाता है, ईंट के हॉल में, और उसके बाद उसके अंदर बैक्टीरिया का खाना रखा जाता है और बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया जैसे जैसे अपने खाने के पीछे जाता है वो उस मिट्टी को पक्का करता जाता है, सीमेंट बनाता जाता है, और वो सीमेंट आपको इस वक्त यहाँ पर एक ईंट की, एक ब्रिक की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पक्के किए जा सकते हैं।
तो इसके लिए आपको मार्स की मिट्टी चाहिए और ज़मीन से आप वो बैक्टीरिया लेकर जाएंगे, तो आपको रॉ मटेरियल ज़मीन से नहीं चाहिए। और फिर साथ साथ हम इकोलाई को तो भूल ही नहीं सकते, यीस्ट और दूसरे एक्सट्रीमोफाइल्स जो कि इंसान का और पौधों का वेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता ताकि आपका दिल ख़राब ना हो। लेकिन इन बैक्टीरियाज़ को भी इंजीनियर करके हम मार्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के बायोरिएक्टर्स बनाना चाहते हैं। चाँद पर भी बायोरिएक्टर्स होंगे और मार्स पर भी बायोरिएक्टर्स होंगे। ये ऐसे रिएक्टर्स होंगे जो कि रोशनी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और इनके अंदर एल्गी होगी, सायानोबैक्टीरिया होगा या मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स होंगे जिन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, जो कि लाइट को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने के लिए होगा और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए भी होगा, और ऑक्सीजन जो स्पेस व्हीकल्स हैं उनके फ्यूल के लिए भी यूज़ होता है। तो ये फ्यूल भी देंगे और हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी देंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो कि डायरेक्ट मार्स की रेगुलेथ मिट्टी सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और यही हाल चाँद की मिट्टी के साथ भी है, क्योंकि चाँद की मिट्टी में और मार्स की मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद है मुख्तलिफ़ शक्लों में। तो ऐसे माइक्रोब्स भी हम लेकर जाएंगे जो कि डायरेक्ट जब उनको मार्स की मिट्टी के साथ मिक्स किया जाएगा तो हमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सिंथेटिक लाइफ है जो कि हम मार्स की तरफ देख रहे हैं और इनको इंजीनियर किया जा रहा है, और इनको इंजीनियर किया जा रहा है ताकि हम इसको मार्स पर लेकर जाएंगे। लेकिन अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि पहला, कि ये इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा सेफ़ है, और दूसरा ये कि अगर ये चीज़ें ज़मीन पर भी किसी वजह से फैल जाती हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारी ज़मीन पर क्या होगा। और फिर साथ साथ जब ये चीज़ें माइक्रोब्स मार्स पर जाते हैं, मार्स के अगर अपने माइक्रोब्स फ्यूचर में दरियाफ्त हो जाते हैं तो इनका और उनका इंटरेक्शन क्या होगा। क्या ये माइक्रोब्स उन माइक्रोब्स को बदल देंगे और वहाँ पर भी सिर्फ ज़मीन जैसी ज़िंदगी रह जाएगी, या हम कुछ और सोच रहे हैं कि हमें इन माइक्रोब्स को कैसे कंट्रोल करना है। मैं अगली वीडियो में आपको इतनी हैरत अंगेज़ कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप पहली मर्तबा देखेंगे ऐसे माइक्रोब्स जिनमें हमने फायरवॉल लगाया है। जी हाँ, आईटी वाला फायरवॉल। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।